माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल 401 नो 401 क्वेश्चन नंबर 401 श्री बजेंद्र सिंह ओला। क्वेश्चन नंबर 401 माइक सर, statement is laid on the table of the house. एक मिनट, बजेंद्र सिंह जी ओला पहले क्वेश्चन नंबर बोल दें। 401 मैंने बोल दिया सर। माननीय Statement is laid on the table of the house. अब माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, किसानों से वादा किया गया था कि आय दुगनी करेंगे, वो तो किया नहीं गया। अलबत्ता उर्वरकों की कीमत जरूर बहुत भारी तादाद में बढ़ा दी गई। अध्यक्ष महोदय, इस फरवरी में यूरिया की कीमत 9% की वृद्धि हो गई और डीएपी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत गिर रही है $550 तक उसकी कीमत आ गई है। आपका प्रश्न क्या है ओला मैं साहब? उसी पर आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। तो मेरा सरकार से निवेदन, आग्रह है या ये निवेदन है कि क्या सरकार बढ़ती हुई यूरिया और अन्य उर्वरकों की बढ़ती कीमत पर कोई लगाम लगाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो क्या कदम उठाए हैं और क्या कदम उठाने जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कुछ आरोपित करते हुए प्रश्न पूछा कि सरकार उर्वरक के बारे में गंभीर नहीं है और किसानों के बारे में गंभीर नहीं है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जिसमें उर्वरक के दृष्टि से जो भी संभव प्रयास थे वो सारे प्रयास किए गए हैं। और उसमें अगर मैं कहूँ यूरिया जो लगभग 360 लाख मीट्रिक टन का उपयोग होता है, उस 360 लाख मीट्रिक टन में इन्होंने ही प्रश्न पूछा और इनको ही मैंने जवाब दिया है कि 1/11/2012 में 268 रुपीस पर 50 kg बैग था 2018 तक। वह आज के दिन में 2018 से लेकर के वो 242-45 kg का बैग है। और पर क्विंटल देखा जाए, जो इन्होंने क्योंकि क्विंटल में पूछा है तो इसलिए इनको क्विंटल में मैं जवाब देना चाहता हूं कि 2012 में 536 रुपए की बोरी थी, आज 538 रुपए की बोरी है। 2 रुपए का इजाफा हुआ है, सिर्फ 2। दूसरी बात, लगभग हम 1700 रुपीस का जो ये यूरिया पड़ता है उसमें हम 85% का हम सब्सिडी दे रहे हैं, 85% की सब्सिडी दे रहे हैं। और उसी तरीके से डीएपी की जहां तक बात है तो मैं इस हाउस को एश्योर करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड-19 के बाद जब इंटरनेशनल मार्केट फ्लक्चुएट कर रहे थे और फ्लक्चुएशन बहुत और स्केर्स था, और आज भी हमको यूरिया के डीएपी के लिए रॉ मटेरियल लेने में तकलीफ आ रही है, उसके बावजूद भी 1350 रुपए प्रति बैग पर 50 किलो का उस पर सीज कर रखा है। उसके ऊपर की सारी सब्सिडी जो है वो भारत सरकार दे रही है। और अगर उसकी भी मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहूँगा कि लगभग 3400 रुपए की बोरी को 1350 रुपए में दे रहे हैं, 60% की सब्सिडी दी जा रही है। और जो दूसरे उर्वरक हैं वो लगभग 110 लाख मीट्रिक टन हम खरीदते हैं, जिसमें भी फ्लक्चुएशन बहुत कम है। हम सबको समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन रेट भी अगर 5% है तो उसके बावजूद भी कीमतें बढ़ती हैं, उसके कारण भी कीमतें बढ़ती हैं, वो तो टोटल बढ़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उर्वरक की कीमत को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ही स्थिर रखा हुआ है। इसको आपको समझना चाहिए। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय,
एक तो उसका यूरिया के कट्टे का वजन 45 किलो क्यों किया गया, उस पर कोई जानकारी नहीं दी है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आपने नीम कोटेड यूरिया का बहुत प्रचार किया और उसको लॉन्च किया। क्या सरकार ने कोई उस पर स्टडी करवाई है? पंजाब एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की एक स्टडी आई है कि उसमें पैदावार पर 25 से 35% की कमी आ गई और जो अपना दूसरे पोषक तत्व हैं गेहूं और चावल में वो भी कम हो गए। उसके अलावा सरकार क्या नीम कोटेड यूरिया के स्थान पर लिक्विड यूरिया का कोई उपयोग करना चाहती है? और 45 किलो वजन क्यों किया गया जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमत $550 है, तो आप उसको क्यों कम नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जब फसल का टाइम होता है तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि 50 केजी का बैग को 45 तो केजी क्या है, उन्होंने एक प्रश्न को फिर दोबारा सेकंड बार रिपीट किया, उन्होंने पूरा जवाब दे दिया। ऐसे नहीं, प्रश्न काल में प्रश्न की तरफ पूछा जाता है। हाँ, तो यूरिया में और बता दो कितनी सब्सिडी देते हैं पूरे लाखों में और डीएपी में। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 45 किलो का बैग इसलिए किया गया क्योंकि उसमें जो रिसाव होता है वो स्लो होता है और उसकी इफेक्टिविटी होती है, वो लीचिंग नहीं होती है। इसलिए जो 50 की आवश्यकता पड़ती थी वो 45 में पूरी हो जाती है, इसलिए बैग को 45 केजी का किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने इनको विस्तृत रूप में डिटेल में सारा कुछ बता दिया कि किस तरीके से भारत सरकार ने दामों को स्थिर रखा है। और जो इन्होंने नीम कोटेड यूरिया के बारे में पूछा है वो सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करता है और उसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ द पेस्ट और डिजीजेस के ऊपर खर्च होता था वो खर्च कम होता है और उसी तरीके से क्रॉप्स की यील्डिंग बढ़ती है, ये उसका बाय प्रोडक्ट होता है। और हाईएस्ट इंक्रीमेंटल इनकम इन केस ऑफ तूर और दाल में हम लोगों को देखने को मिला है। नीम कोटेड से भी ब्लैक भी नहीं होता। श्री रामवीर सिंह विधोड़ी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 23 विधानसभा क्षेत्रों में खेतीबाड़ी हो रही है। प्रधानमंत्री जी की जो अनेक किसानों के लिए जो लाभकारी योजनाएं बनाई हैं उनका लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के किसानों को यूरिया, अरे आम आदमी पार्टी की सरकार ने बंद किया 10 साल से और मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया यहाँ पे, आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार ने बेड़ा गर्क किया और ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया। किसान विरोधी, आप किसान विरोधी और उनको समर्थन करते हो। विधोड़ी साहब, आप तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपस मत करो। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के किसानों को यूरिया व डीएपी खाद उपलब्ध कराने के लिए जो सरकारी दुकानें खोली हुई थी, क्या कांग्रेस के शासन में 1998 के बाद दिल्ली की सरकार ने उनको बंद कर दिया, जिसके कारण दिल्ली के किसानों को खाद के लिए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है? क्या केंद्र सरकार दिल्ली के किसानों के लिए सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए दुकान खोलने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। तो मानिए, ये प्रश्न तो इससे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सभी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है और अब सरकार हमारी आ गई है, हम जरूर वहां भी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 402 श्री मुकेश राजपूत। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माननीय, पहले क्वेश्चन नंबर बताया 402 सर। माननीय मंत्री, उत्तर सभा पटल पर रख दिया। माननीय सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या माननीय
आयुष्मान मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयुर्वेद संस्थानों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, और यदि किया गया है हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। दूसरा सर है, क्या आयुष्मान योजना का लाभार्थी देश के किसी भी आयुर्वेद संस्थान में उपचार करा सकता है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान योजना में आयुष के उपचार के संबंधी जो प्रश्न संबंधित सदस्य ने यहाँ पर पूछा है, मैं उनको बताऊंगा कि आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र में बीमा संबंधी मुद्दों के बारे में IRDAI और GI परिषद सामान्य बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ में कई बैठकें हमने की है। आयुष क्षेत्र में बीमा कवरेज के लिए हमने कई पत्र भी उन्हें दिए हैं, और अभी सार्वजनिक बीमा क्षेत्र संघ और भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो के सदस्य भी उसमें शामिल थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि आयुष क्षेत्र में बीमा संबंधी मामलों पर निश्चित रूप से सलाह देना और निगरानी करना हमारा मंत्रालय करता है। सभी हितधारकों को शामिल करते हुए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, और स्वास्थ्य बीमा के तहत आयुष प्रणालियों के वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना और उस पर श्वेत पत्र तैयार करना भी करता है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पूछा कि बीमा के माध्यम से CGHS जो हमारी, तो ये बीमा कंपनी के माध्यम से निश्चित रूप से आयुष के उपचार उसमें कवर किए जाते हैं। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। जी सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके आयुष्मान योजना के अंतर्गत काफी लोगों को लाभ मिल रहा है। इसको देखते हुए आपने अभी तक 6 यूनिट से ज्यादा लोगों को इसमें कवरेज दी है। क्या 4 से 5 यूनिट जिनके परिवार में है उन्हें भी आगे चल के कब तक लाभ देने की आपकी योजना है? यदि है तो जानकारी दें। हाँ अध्यक्ष महोदय, संबंधित प्रश्न से ये संबंधित नहीं है, लेकिन आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी के मार्गदर्शन में ये योजना में लगभग 12 करोड़ 57 लाख से ज्यादा परिवार को शामिल किया गया है। उन्होंने जो सदस्य संख्या पूछी है, तो अभी जो चल रही योजना उसमें 5 सदस्य शामिल है, और जो उस फैमिली में अगर 70 साल के ऊपर उम्र के बुजुर्ग होते हैं तो उनको एडिशनल 5 लाख रुपए का भी एडिशनल कवरेज स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। केसी नैनी शिवनाथ। Sir, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, over 3,000 Ayush hospitals has been established across the country. In line with his vision, the government of Andhra Pradesh allocated land to the Ayush department for a 25-bedded integrated Ayush research hospital in my constituency of Vijayawada. Recent survey shows that 60 to 65% of local population prefers Ayush treatments. Therefore, I would like to ask Minister, will the government take immediate steps to establish integrated Ayush research hospital covering Ayurveda, Unnani, homeopathy and natural therapy at Nandigama in my constituency of Vijayawada? Thank you. अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्रालय के माध्यम से आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी पूरे देश में हमने यहाँ पर स्थापित किए हैं, जहाँ पर उन्होंने जो पूछा कि वहाँ पर सभी तरह के हमारी सेवा दी जाती है, कि जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सभी के डॉक्टर वहाँ पर रहते हैं और सभी तरह की दवा भी वहाँ से रोगियों को मिलती है। और जो उन्होंने 10 बेड हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से 10 बेड, 30 बेड और 50 बेड के एनएम के माध्यम से ये योजना हमारी चलाई जाती है। वैसे अगर PIP में प्रस्ताव स्टेट से आता है तो निश्चित रूप से यहाँ से हम सुपुर्द करने की वहाँ पर कोशिश करेंगे। श्री शिवाजी कलके। ओके, थैंक यू सर। मैं आपके माध्यम से
आयुष मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आयुष मंत्रालय महाराष्ट्र में कुछ नए आयुष अस्पताल या इंस्टीट्यूट खोलने जा रही है? मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि लातूर जिले में एक आयुष अस्पताल खोला जाए। कोई भी आयुष अस्पताल लातूर जिले में नहीं है। ओके, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से अगर राज्यों के तरफ से पीआईपी में 50 बेड हॉस्पिटल, 30 बेड और 10 बेड ये स्कीम चलाई जाती है। पीआईपी में अगर उनसे आता है तो निश्चित रूप से नाम के माध्यम से हम उसको मंजूर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 403 श्री विष्णुदत्त शर्मा। प्रश्न क्रमांक 403। माननीय मंत्री महोदय। महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपको। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष प्रणालियों के विकास के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं। साथ में ही आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि खजुराहो, जो कि एक विश्व पर्यटक स्थल है, यूनेस्को साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज है, देश की आइकॉनिक सिटी है और कला, संस्कृति, आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र है, जो पूरे विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ योग और ध्यान की समृद्ध परंपरा के बावजूद एक संस्थान के लिए भूमि चिन्हित और प्रोसेस होने के बाद योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में देरी क्यों हो रही है, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो मध्य प्रदेश में खजुराहो में योगा और नेचुरोपैथी के सेंटर के खुलने के बारे में सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, तो निश्चित रूप से कई जगहों पर देशों में योगा और नेचुरोपैथी के सेंटर खोले जा चुके हैं और कई जगह पर हमने स्वीकृति दी है। लेकिन खजुराहो के बारे में मैं बताऊंगा कि वहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने 25 एकड़ भूमि देने का भी उन्होंने हमको लिखा था और हमारे वहां पर जाके हमारे लोगों ने भी वहां पर जांच की थी। अभी उनके राज्य के तरफ से अगर प्रस्ताव योगा और नेचुरोपैथी के बारे में सेंटर खोलने के बारे में अगर आता है तो निश्चित रूप से हमारे मंत्रालय उसको मंजूर करने का काम करेगा। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कितने देश के अंदर योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र अनुसंधान खोले गए हैं, खोले जाने की योजना है। अभी तक हमारे देश में 2 योगा और नेचुरोपैथी के सेंटर खोले गए हैं, जो कि नागमंगला और झज्जर में। ये दोनों CRI वाइन का उद्घाटन भी हो चुका है। नागमंगला का 21/1/2024 को उद्घाटन हुआ और झज्जर का 25/2/2024 को उद्घाटन हुआ। जो अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि हमारे मंत्रालय के माध्यम से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा और असम में ये CRI वाइन के केंद्रों को हमने स्वीकृति दी है। वहाँ की भूमि भी वहाँ के राज्य सरकारों ने हमें दे दी है। निश्चित रूप से उस पर भी जल्द काम करने की हम शुरुआत करें। श्री मल्लू रवि। Thank you very much, sir, for giving me opportunity to speak on this supplementary. Sir, there is one yoga and naturopathy hospital in Telangana working since long time, sir. Is there any plan in the government of India to encourage the yoga and naturopathy hospital in Telangana? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, योगा और नेचुरोपैथी के कई सेंटर चलाए जाते हैं, उसके लिए रेगुलेशन भी हमारे सरकार ने बनाए हैं। मैं आपके माध्यम से सभागृह को और देश की जनता को बताना चाहूँगा कि 2014 से पहले ये आयुष मंत्रालय भी नहीं था। आयुष एक सिर्फ स्वास्थ्य के अंदर एक विभाग के रूप में काम कर रहा था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद में हमारे देश में आयुष मंत्रालय खोला गया और आयुष मंत्रालय के माध्यम से
जो भी हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां है उसके काम करने के लिए, उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए, सिर्फ देश में नहीं देश के बाहर भी प्रचार करने के लिए बहुत सारे कदम अभी तक पिछले 10 साल में उठाए गए हैं। अगर ऐसा नेचुरोपैथी सेंटर खोलने के बारे में अगर राज्य से कोई प्रस्ताव आता है तो निश्चित हम उसे देख लें। क्वेश्चन नंबर 404 श्रीमती भारती पारधी। प्रश्न क्रमांक 404। उत्तर सभापति पर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मंत्रीद्वय को जिन्होंने विस्तृत जानकारी मेरे प्रश्न की मुझे दी है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ क्या मध्य प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और लाभार्थियों की संतुष्टि पर हाल ही में कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किया गया है, विशेष रूप से सिवनी बालाघाट जिले में, और यदि हाँ तो उस अध्ययन के परिणामों के आधार पर सरकार ने क्या सकारात्मक कदम उठाए हैं? साथ ही PMJAY के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के उपचार प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए कोई नए दिशा निर्देश प्रोटोकॉल जारी किया गया है और इन दिशा निर्देशों को प्रभावी क्रियान्वयन राज्य में कैसे किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो पूछा कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से रोगियों को सेवा देने के लिए मध्य प्रदेश के बारे में उन्होंने पूछा, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो अस्पताल हम वहां पर सूचीबद्ध करते हैं तो वो राज्य सरकार की HSA हमारे NHA के जो दिशा निर्देश हमने दिए उसके दिशा निर्देशात अस्पतालों को सूचीबद्ध करने का काम राज्य सरकार पर दिया है। और उन्होंने जो निगरानी के बारे में पूछा है कि कोई सर्वे हुआ क्या, तो निश्चित रूप से इस पर निगरानी राज्यों के तरफ से और केंद्र सरकार से भी कोई हमने वहाँ पर पोर्टल बना हुआ है, उसके माध्यम से उस पर नियमित निगरानी रखी जाती है और जहाँ पर भी कुछ होता है तो उस पर कार्रवाई करने की भी कोशिश की। मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ बालाघाट सिवनी जिले सहित राज्य भर में यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से तंत्र और उपाय मौजूद हैं कि नामांकित आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों तक प्रभावी रूप से पहुंचे जा सके। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के इन कार्यकर्ताओं के लिए बजटीय आवंटन को कैसे सुनिश्चित कर रही है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इन्हें शामिल करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति व्यापक लक्ष्यों के किस प्रकार से रेखांकित किया गया है? अध्यक्ष महोदय, इसका जो डेटा हमारे पास है दिनांक 13/3/2025 तक आशाकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका इन सभी को इस योजना के तहत शामिल किया गया है, जो कि आशा कार्यकर्ता के लिए 50,572 उनकी अस्पताल में अभी तक भर्तियां हो चुकी है और उस पर 58.63 करोड़ रुपए खर्च हुए। और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनकी 49,734 अस्पताल भर्तियां उनकी हो चुकी है और 82.12 करोड़ रुपए उन पर खर्चा किया गया है। और आंगनवाड़ी सहायिका के 49,900 अस्पताल भर्तियां हो चुकी है और जिन पर 81.37 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। ये सभी जो कार्यकर्ता है कि ये हमारे आयुष्मान योजना को जन जन तक पहुंचाने का और को सुविधा देने का काम ये तीनों कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है, उनको ये सभी लाभ हमारी योजना से मिल रहे हैं। डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना भारत के गरीब जनता, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग और पूरे देश के गरीब आदिवासी भाई बहनों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके लिए भारत की जनता हमेशा आभारी रहेगी। सभापति महोदय, लगभग 1961 बीमारियों के इलाज को इसमें शामिल किया गया है, परंतु कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके इलाज में काफ़ी खर्च आता है, जैसे कैंसर, ट्रांसप्लांट, हार्ट की बीमारियां और रिप्लेसमेंट आदि। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसे मामलों में अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए टॉप अप स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ये जो
प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, जन आरोग्य योजना, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है दुनिया की। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम। जब ये शुरू हुई थी तो ये 55 करोड़, पहले 50 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ा गया था। बाद में 10 साल के जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के जो SCCC डाटा था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा, और उसके साथ साथ जो नफ्सा था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके साथ उसको जोड़ करके यह 55 करोड़ हो गया। और 55 करोड़ होने के बाद के साथ साथ इसमें 37.19 लाख हमारे आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स और हमारे आंगनबाड़ी हेल्पर्स, इनके परिवारों को जोड़ा गया, यानी 37.19 लाख परिवारों को जोड़ा गया। और इसके साथ साथ अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार उनको भारत देश का आशीर्वाद मिला है, तो अब इस देश में 70 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति किसी भी आमदनी का को 5 लाख रुपए का सालाना जिंदगी, जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा तब तक उसको 5 लाख रुपीस का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने पूछी, वो पूछी है कि आपने 1960 प्रोसीजर्स बताए हैं और 1960 प्रोसीजर्स के साथ साथ आप उसको कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इसको टाइम टू टाइम हम इसको अपग्रेड करते रहते हैं। और जब मैंने ये जनसंख्या बताई तो अब वो 62 करोड़ हो गई है। और जब मैं ये आंगनबाड़ी डेवलपमेंट की बात, क्षमा कीजिएगा, जो पैकेजेस की बात की, और उसके साथ साथ अब हम इसमें समय समय पर नए प्रोसीजर्स को भी जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले था किडनी ट्रांसप्लांट, अब उसमें हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी जोड़ दिया है, कोक्लियर ट्रांसप्लांट को भी जोड़ दिया है। इस तरीके से समय समय पर जब कोई डिमांड जैसे आती है, उसके तरीके से नए नए पैकेजेस को भी हम जोड़ते हैं और पैकेजेस के साथ साथ हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये इतनी बड़ी योजना है माननीय अध्यक्ष महोदय, 62 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज सालाना देना, वो भी डिजिटली देना। इसके प्रोसेसेस में बहुत से सुधार टाइम एंड अगेन किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है। जब ये 2018 में शुरू हुई तब से लेकर अभी तक इसके बीच में बहुत सी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, डिजिटली भी बहुत सी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, और ये इंप्रूवमेंट लगातार चलती रहेगी और हम लोगों से फीडबैक लेते रहते हैं। श्री धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। जैसा माननीय मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे थे, निश्चित तौर पर योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मंत्री जी इस योजना के क्रियान्वयन में हमसे पूर्व वक्ता साथियों ने भी चर्चा की, गंभीर बीमारियों की जो समस्या है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, न्यूरोसर्जरी है, इस तरह की जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं, कम से कम उनको भी समायोजित करें। दूसरा, जब इस योजना की चर्चा चल रही है माननीय अध्यक्ष जी, तो सबसे ज्यादा योगदान, जैसा कि मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे कि आशा बहुओं की है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की है, उनकी सहायिकाओं की है, लेकिन माननीय मंत्री जी, जब ये आपके कर्मचारी ही आर्थिक तौर पर बीमार हैं, जब ये आपके कर्मचारी ही अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, जब इतना बड़ा बजट दे रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी मैं इस बात को भी आपसे कहूंगा कि दूर न जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़, बदायूं से लेके तमाम मेडिकल कॉलेजों की दुर्व्यवस्था भी देख लीजिए। चूंकि बजट सेंट्रल से आप दे रहे हो, तो सेंट्रल से बजट देने के बाद आपकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पे हम बजट खर्च कर, 1 मिनट अध्यक्ष जी, बस 1 मिनट खत्म करें, जहां पर हम बजट खर्च कर रहे हैं, उन अस्पताल खुद में बीमार हैं, उनके अंदर खुद अव्यवस्था है, कर्मचारियों की कमी है। और अध्यक्ष जी यही नहीं, 1 मिनट, हेल्थ कमेटी ने कहा है एम्स में भी कर्मचारियों की कमी है, एम्स से लेके नीचे तक कर्मचारियों की कमी है। माननीय मंत्री जी, इस योजना के खर्च के साथ साथ कर्मचारियों की भी स्थिति को सुधारिए।
पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि आयुष्मान भारत में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स और उनकी फैमिली, उनको जोड़ लिया गया है। दूसरी बात, सोशल सिक्योरिटी भी उनको दी गई है। तीसरी बात, धर्मेंद्र जी अब सुनिए हमारी बात। नहीं, बात नहीं सुननी इनको। आशा वर्कर्स, खड़ा होके फिर बातें करने लग जाते हो। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को हमने आयुष्मान भारत में भी जोड़ा है, सोशल सिक्योरिटी में भी जोड़ा है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में भी जोड़ा है, तो उनको सोशल के दृष्टि से। दूसरा कि अभी मिशन स्टीयरिंग ग्रुप नेशनल हेल्थ मिशन में हमने आशा वर्कर्स के हर एक्टिविटी पर उनके लिए उनके स्टाइपेंड्स को बढ़ाया है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से उनको करती है ताकि वो जो काम कर रहे हैं उनका उनको लाभ मिल सके और उनका उसका पारितोषिक मिल सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। जो आपने बात की कि ये हमारे कई प्रोसीजर्स को जोड़ना है, सारे प्रोसीजर्स जुड़े हुए हैं। 1960 27 डिसिप्लिन में सब कवर होते हैं, सारे के सारे। फिर भी जो छूट जाते हैं उसके लिए हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर्स अलग से फंड होता है। जो गरीब लोग होते हैं जिनको आवश्यकता होती है उनको 15 लाख तक का हम उसमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, 15 लाख रुपए का हम सपोर्ट देते हैं। इसलिए कोई भी गरीब न छूट जाए इसकी हम व्यवस्था करते हैं। और ये जो आपने बात की कि ट्रेनिंग के दृष्टि से, तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं, वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसकी भी हम चिंता करते हैं। आपने एम्स के बारे में कहा, हम उसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं कि हम हर एक साल सभी एम्स की अलग अलग फैकल्टी की सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है, वह सिलेक्शन कमेटी समय समय पर सिलेक्शन करती है। उसी तरीके से साल में 2 बार हम नर्सेस की भी ट्रेनिंग करते हैं, नर्सेस की भी एग्जामिनेशन लेते हैं, हम बी और सी ग्रुप के भी लोगों का एग्जामिनेशन लेते हैं। हम एक बात बता देना चाहते हैं कि एम्स में अभी आपको थोड़े दिनों तक, थोड़े समय तक, कुछ सालों तक कमी दिखेगी। कारण यह है माननीय अध्यक्ष जी कि पहले एक एम्स होता था नेहरू जी के जमाने में, वाजपेयी जी ने 6 एम्स खोले, मोदी जी ने 10 साल के अंदर 22 एम्स खोले हैं। द टोटल कैपेसिटी इज 22। अब ये जो लंबी छलांग लगाई गई है इसमें इंस्टीट्यूशंस इतने बढ़े हैं, इतने इंस्टीट्यूशंस बढ़े हैं। हम यहां पहले भी मैंने इस हाउस में कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। द ब्रांड आज देखिए, मैं क्षमा करिएगा इन्हीं की बात मैं कह दूं, आज कोई इंस्टीट्यूशन में आपके यहां लखनऊ में आपकी ओपीडी आज 1200, 800, 900 से ऊपर नहीं जाती, और आपके ओपीडी गोरखपुर के एम्स में वो 3000 और 4000 जाती है। क्या कारण है? कारण यह है कि लोगों का उस पर विश्वास है और उस विश्वास को कायम रखना हमारी जिम्मेवारी है। हम स्टेट का हॉस्पिटल, एक क्षमा करिए भाई साहब, हम बोल रहे हैं तो जरा सुन लीजिए। हम ये कहना चाहेंगे, हम इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और हमने स्टेट का हॉस्पिटल नहीं खोलना है। और सारे एमपी हमसे एम्स क्यों मांग रहे हैं? वो एम्स इसलिए मांग रहे हैं कि एम्स इज अ ब्रांड एंड दैट ब्रांड हैज टू बी मेंटेन्ड, वी हैव टू गो। श्री शैलेश संगमा, Thank you, Mr. Speaker, sir, for allowing me to take part in this question. Sir, this PMJY is one of the beautiful schemes, we know that. But in the meantime, it is designed in such a way that only the insurance company will benefit out of this particular scheme. If it is meant for the people, why there is such only few particular disease that can be avoided? Why the fundamental right of that particular individual, the poor people, has been taken away? So I would like to ask whether this PMJSY scheme, whether it will directly go to the, particular family instead of having few selected disease. Thank you, Mr. Speaker, sir. Sir, honorable member is not informed correctly. This scheme is not primarily an insurance scheme. This scheme is an assurance scheme, where we assure the
patient that he will be treated accordingly, number one. And trust mode में चलता है. स्टेट में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है, जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी इसको मॉनिटर करती है, हॉस्पिटल्स को एम्पैनल करती है, और हॉस्पिटल से वो जो 1960 हमारे प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में मॉनिटरिंग करके उनको उसके इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था करती है. और ये स्टेट व्यवस्था करती है और स्टेट को भारत सरकार देती है, और 60-40 और 90-10 के रेशियो में होता है. एंड as I said that it is a continuous process. So anything, if they feel that this type of procedure has to be added, they can approach the state health authority or they can approach the national health authority. We will take care. क्वेश्चन नंबर 405 श्री अभय कुमार सिन्हा. माननीय मंत्री महोदय. महोदय उत्तर सभा पटल पर रख देंगे. माननीय सदस्य. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा बिहार का पूरा आंकड़ा मेरे हाथों में है, लेकिन महोदय आंकड़े से सिर्फ बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधर सकती है. बिल्डिंग खड़ा कर देने से सिर्फ वहां इलाज नहीं होगी. जब तक कि वहां डॉक्टर्स, नर्स, टेक्नीशियन नहीं रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि जिस स्वास्थ्य की परिकल्पना सरकार कर रही है, वो स्वास्थ्य की परिकल्पना को प्राप्त नहीं किया जा सकता है. मैं बिहार का नहीं माननीय मंत्री महोदय, मैं एक जिले का वही मैं कह रहा हूं महोदय, मैं एक जिले का आंकड़ा देना चाहता हूं. औरंगाबाद जिले में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है. एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पे नहीं है महोदय. 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है. मॉडल हॉस्पिटल का बिल्डिंग का उद्घाटन तकरीबन 3 महीना पहले होता है. अभी तक औरंगाबाद में ओपीडी नहीं चालू हुआ है महोदय. मां और शिशु स्वास्थ्य अस्पताल की बिल्डिंग 2.5 सालों से बन रही है. मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगा, चूंकि इन्होंने दिया है कि बिहार में मेडिकल कॉलेज 11 है. माननीय जब सरकार बनी थी आपका प्रश्न क्या है? आप तो भाषण दे रहे हैं. मैं जानना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना औरंगाबाद में और ट्रामा कॉलेज खोलने की स्थापना औरंगाबाद में, ये सरकार कब तक पूरा करेगी? और जहां पर डॉक्टर्स की कमी है इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, इसे कब तक भरा जाएगा? माननीय मंत्री जी, तो राज्य डॉक्टरों को तो डॉक्टर तो राज्य पर रहेगा. माननीय सदस्य ने ये प्रश्न पूछा, इनकी तकलीफ मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना होगा कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट के पास होता है. सेंटर उसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, और साथ में मैन पावर की दृष्टि से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, और इक्विपमेंट समय समय पर हम देते हैं. ये जो आपने मेडिकल कॉलेजेस की बात की, आपने खुद कहा कि 11 मेडिकल कॉलेजेस हैं. शायद संख्या और बड़ी है उसकी, मेरे पास इस समय वो संख्या नहीं है, लेकिन बिहार ने एक लंबी 157 मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं पिछले 10 सालों. 157 मेडिकल खोलने का क्राइटेरिया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. खोलने का क्राइटेरिया है कि वहां कोई पब्लिक मेडिकल कॉलेज पहले से ना हो और वहां कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ना हो. अगर ये क्राइटेरिया पूरा होता है तो उसमें 157 मेडिकल कॉलेजेस खोले गए. तीसरी बात कि जो आपने कहा कि स्टाफ नहीं है, स्पेशलिस्ट, माननीय सदस्य, सीएचसी में नहीं मिलेगा. स्पेशलिस्ट मिलेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड अबाउ. और जहां तक हमने कहा है कि भारत सरकार ने कि डॉक्टर्स को आप अपॉइंट कीजिए, यू कोट वी पे, आप अपनी सैलरी कोट करो, हम पे करने के लिए तैयार हैं. ये भारत सरकार का कमिटमेंट है. इसीलिए हम लोगों ने जो 75,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाने का प्रयास जो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स मिल सके. हाँ कौशलेंद्र जी, आप ठीक है. तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अभी भी, अब देखिए बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी वृद्धि हुई है.
यहाँ जीतन राम मांझी जी बैठे हैं, आपके यहाँ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया गया। मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ा कैंसर का सेंटर वहां पर एस्टैब्लिश किया गया। नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा में आ रहा है। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना का एस्टैब्लिश होकर के जिसने कोविड-19 में बहुत बड़ा योगदान किया मानवता की सेवा के लिए। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके साथ साथ मैन पावर और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। जहां तक आपके औरंगाबाद का सवाल है, आप अलग से मेरे पास आइएगा, मैं उसकी भी जो व्यवस्था होगी वो करेंगे। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अच्छी बात है। हम एक आग्रह माननीय मंत्री जी से करना चाहेंगे कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी है और मात्र एक एम्स है। हम लोग जब लेटर पैड भी दे करके वहाँ भेजते हैं तो वहाँ के जो पदाधिकारी कर्मचारी हैं वो सीधे मरीज को कहते हैं इस लेटर पैड का कोई मतलब नहीं है, बिक दो। पहली बात ये। दूसरी बात, ये समस्या सभी जगह महोदय, ये हमारा नहीं है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक कहीं और एम्स की व्यवस्था बिहार में नहीं करें तब तक कम से कम पटना वाले एम्स में और सीटों की संख्या बढ़ाने का विचार रखते हैं महोदय। ये जो इन्होंने पहला प्रश्न पूछा, अब उसका मैं उत्तर अब जिम्मेवार तरीके से दे रहा हूं कि हमारी कोशिश होती है कि हम सबको ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करें। पर जब मैं एम्स के डॉक्टर का ब्रांड बोल रहा था तो यही ब्रांड है उनका कि वो बीमार को देखते हैं और बीमार के स्टेटस को नहीं देखते हैं। वो उसके लिए जो भी हो वो पूरी जान लगाते हैं। और इसलिए कई बार हमारी सिफारिशें, आपकी सिफारिशें वहां पर एंटरटेन नहीं होती वो, क्योंकि डॉक्टर जानता है हु इज टू बी क्योर्ड एंड केयर्ड फर्स्ट, ही टेक्स केयर, तो उसकी चिंता करनी पड़ती है। दूसरी बात जो इन्होंने एनहांसमेंट की बात कही है, वो एनहांसमेंट की दृष्टि से इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमने कहा ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेक्स्ट 5 इयर्स में 75,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाने का तय किया है, तो उसको हम पूरा करेंगे और इसलिए वहां भी सीट्स बढ़ाएंगे। श्री कौशलेंद्र कुमार पूछना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अक्सर जो दिया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है पूरे देश में एम्स के सवाल पर, चाहे कोविड के समय में आपने जो काम किया है उसके लिए मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज भी पटना के एम्स में डायरेक्टर नहीं आए हैं, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप डायरेक्टर को जल्दी भेजिए और अच्छे डॉक्टरों की भी वहां बहाली करिए, जिससे कि लोग पटना वाले एम्स में जाएं और दिल्ली में एम्स में नहीं आवे। आज भी बिहार से सर काफी लोग दिल्ली आ जाते हैं, इसका उपाय कर दीजिए अच्छे डॉक्टरों की। हाँ, एक बता दें आप। ये प्रोसेस चल रहा है। एकाएक बीच में डायरेक्टर हटे हैं, वहां नया डायरेक्टर। आपने पहले एक बार जवाब दे चुके हैं इसके। मोहिबुल्ला, ऑनरेबल मेंबर मोहिबुल्ला जी। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं, हमारा जिला रामपुर जो बहुत पिछड़े जिलों में आता है, वहां कोई भी अभी तक आजादी के बाद आसपास के जिलों में भी कोई एम्स नहीं है। और मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी, मैं आज फिर आप ये जनता की तरफ से गुजारिश करता हूं कि वहां के मरीज, यहाँ जितना ज्यादातर मरीज हैं दिल्ली में एम्स में, वो इधर ही आसपास के मुरादाबाद, संभल और रामपुर जिले के होते हैं, बरेली के होते हैं, और गरीब इलाका है, इलाज के लिए तिराही है। अगर कोई ऐसी पॉलिसी हो कि वहां पर मेडिकल कॉलेज, बेशक एक सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है, मेडिकल कॉलेज भी नहीं है वहाँ, तो जनाब से गुजारिश है मेरी कि आप जो है वो ये लोड भी कम हो जाएगा दिल्ली का। रामपुर में एक एम्स की व्यवस्था करा देंगे तो हम सब करोड़ों आवाम जो आसपास जिलों में भी रहती है वो आपकी बहुत आभारी होगी और हम आपके बहुत मशकूर होंगे इस सिलसिले में। बहुत धन्यवाद। एम्स तो अभी बहुत से अभी स्टेट्स को नहीं मिला है। हमारी प्रायोरिटी स्टेट्स पर पहले जाने की है। वहाँ रायबरेली में और गोरखपुर में 2 एम्स यूपी में हैं। लेकिन हाँ, इनके मेडिकल कॉलेज में वो कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्कीम के तहत या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से उनकी कोई प्रपोजल आएगी तो उस पर हम जरूर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 406
श्री अरुण कुमार सागर। मान्यवर क्वेश्चन नंबर 406 is laid on the table of the house. माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने प्रश्नकाल में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर 1947 का विभाजन जनसंख्या पर नहीं बल्कि भूमि पर आधारित था और भारत एवं पाकिस्तान के बीच मूल समझौते में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रमुख रूप से शामिल थी। मान्यवर, लेकिन पाकिस्तान अपने निर्णय के बाद इस सिद्धांतों को बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रहा, जिसकी वजह से हमारे हिंदू भाइयों का वहां पर आज भी उत्पीड़न किया जा रहा है। मान्यवर, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में विदेश मंत्रालय ने विदेश में रहने वाले हिंदू समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मान्यवर, इसके लिए मैं माननीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। लेकिन पाकिस्तान में हमारे धार्मिक मंदिरों को तोड़ना और उन्हें नुकसान पहुंचाना, हिंदू भाइयों की हत्या करना और उनके जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना एक गंभीर चिंता के विषय है। मान्यवर, आपका प्रश्न क्या है? मेरा मान्यवर, क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार को पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के विरुद्ध लगातार किए जा रहे अपराधों की जानकारी है क्या? माननीय मंत्री जी। Sir, I sympathize with the sentiments expressed by the honourable member. There are two parts to the question. One, whether we follow what are the crimes and atrocities against the minorities in Pakistan, and secondly, what are we doing about it internationally. So the first part of it is, yes sir, we follow very closely, we track very closely the treatment of minorities in Pakistan. And as an example, I would like to apprise the House that just in the month of February, there were 10 cases of atrocities against the Hindu community, 7 of them related to abduction and forcible conversion, 2 related to abduction, 1 related to police action against students who were celebrating Holi. There were 3 incidents relating to the Sikh community in Pakistan. In one case, a Sikh family was attacked. In another case, a Sikh family was threatened because of the reopening of an old Gurdwara. There was also an abduction and conversion issue with one girl from that community. There were 2 cases pertaining to the Ahmadiyya community. In one case, a mosque was sealed, and in another case, 40 graves were desecrated. And there was one case pertaining to the Christian community, where a Christian person who reportedly was mentally unstable was charged with blasphemy. So the answer to the honourable member, sir, is yes, we track it very, very closely. We take it up, and we take it up at the international level also. Again, to give 2 recent examples, sir, in the month of February, our representative at the UN Human Rights Council pointed out that Pakistan is a country where, I quote him, where human rights abuses, persecution of minorities, and systematic erosion of democratic values are state policies. They constitute state policies which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, and Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Our ambassador in the UN General Assembly also just 2 weeks ago underlined the fanatical mindset of Pakistan, which he said was very well known, and its record of bigotry. So we are taking it up at the international level. जी बताएं, प्रश्न पूछें। माननीय, मेरा दूसरा पूर्व प्रश्न हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भाइयों की सुरक्षा के बारे में है।
या सही है कि हमारी सरकार केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा, सम्मान और भलाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ओके। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। माननीय मंत्री जी, मान्यवर, एक सेकंड मान्यवर, हो गया आपका प्रश्न। बस माननीय मंत्री जी, हमारे Sir, like with Pakistan, we also track the welfare and well-being of the minority in Bangladesh. I would like to inform the House, sir, through you, that in 2024, we've had altogether 2,400 incidents relating to attacks on minorities, and in 2025, 72 incidents. We have the details of these incidents. We have taken it up, I have taken it up with my counterpart. Foreign Secretary took it up when he visited Bangladesh, and this continues to be a matter of concern for the Government of India. श्री अरविंद सावंत। बहुत बहुत धन्यवाद। जब 1941 में वहाँ पाकिस्तान की जो सेंसस किया था, तब हम हिंदू थे 14.6% in Pakistan. 28% were in East Pakistan, now Bangladesh. Today, whatever information we have received, it is hardly 1.6% of the total population of over there, Hindus are there. And they have to face every now and then the religious persecution and violence is being done. Of late, hardly, I think 2 weeks back, the 4 doctors were shot out in Shikrapur. I do understand that on academically and politically also, you people are taking, your government is taking action again. But still we are not getting the result. आज की स्थिति में उस पाकिस्तान में जितने माइनॉरिटीज है, सिख और हिंदू कितने हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कौन से कड़े कदम सरकार उठाएगी, आंख खोलेगी तो भी, जैसे इंदिरा गांधी जी की याद आती है 1971 में उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान को बांग्लादेश में, उसी करारी कार्रवाई हमारी सरकार करेगी क्या, इसे मेरे आपसे माध्यम से पूछना है। Sir, I would like to inform the honorable member through you that we are tracking the treatment of minorities. We are making our position very well known. We are taking it up at the international level. But we as a government and a country cannot change the mindset of a neighbor which is a fanatical, bigoted mindset. So even Indira Gandhi could not do it. So I would like the honorable member to appreciate that it was because the honorable member raised that issue. So the issue in question is Pakistan has this mindset, and therefore to refer to something in the past is not an accurate reflection. श्री रविशंकर प्रसाद। माननीय अध्यक्ष जी, कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मुझे माननीय विदेश मंत्री से एक प्रश्न करना है कि आपने के दोनों पक्ष हैं, ए और बी। पाकिस्तान में जो आपने स्थिति बताई है वो बहुत चिंताजनक है। कृपया आप सदन को बताएंगे कि ये किस इलाकों में हो रहा है और ये कार्रवाई का कोई आपके पास आप जानकारी है, क्या कार्रवाई हो रही है। उसी प्रकार से बांग्लादेश में जो समाचार पत्रों से प्रतीत होता है वो डिनायल में रहते हैं कि दुनिया में हमारे खिलाफ एक कैंपेन चल रहा है। The question about Bangladesh is, what actions have they taken perceptible in terms of arresting the culprits? These two questions I'll be really appreciating if you reply. Thank you. Sir, I would like to inform the honorable members that the incidents we see are widespread. I would not say they are limited to a particular area. And yes, unfortunately, despite many of these cases being public, despite it being taken up in international forums and bodies, the government of Pakistan does not take action to protect its minorities, and this is a position on which we have been very public and very clear. क्वेश्चन निशिकांत जी, आप शॉर्ट में पूछ लें। निशिकांत जी। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। 4 एग्रीमेंट है अध्यक्ष महोदय,
1946-47 का जो पार्टीशन एग्रीमेंट है, जो नेहरू, माउंटबेटन और जिन्ना के बीच में हुआ, 8 अप्रैल 1950 का नेहरू लियाकत पैक्ट है, जो नेहरू जी और लियाकत के बीच में हुआ, मुजीबुर रहमान और इंदिरा जी के बीच में 71 में हुआ और 75 में शिमला समझौता हुआ इंदिरा जी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में। इन चारों एग्रीमेंट के तहत माइनॉरिटी का जो है सबसे बुरा स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। क्या भारत सरकार ये समय है कि उस एग्रीमेंट पर रीडू करके यूएन फोरम में बात उठाकर वहां के माइनॉरिटी का बचाव करेगी? Sir, we have responded to the situation of the minorities in different ways. Many of the agreements which the honorable member has referred to actually in reality do not apply anymore, because there were commitments which were made by Pakistan for protection of its minorities, for which Pakistan did not live up. So what we are doing right now, sir, is while we are raising our voice and exposing the attacks on minorities, if there are members of the minorities who come to India, we take a sympathetic view of them. We have given them long-term visas. From 2014, we have granted 50,019 visas for minorities who have come from Pakistan to India. Question number 407, DP Prasad Rao. Question number 407. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, ऑनरेबल मेंबर, आस्क क्वेश्चन. Honorable Speaker, I thank Honorable Minister for giving the detailed report, information. As per the reply given by the Honorable Minister, around 864 Anganwadi centers were approved for construction under Manrega since inception of Mission Portion 20. This has helped the strengthening the grassroots healthcare infrastructure in Andhra Pradesh. However, a total of 315 crores has been released to various states and union territories for constructing Anganwadi centers under Manrega. No funds have been released to Andhra Pradesh. In this context, I would like to ask the Honorable Minister, what steps are the government taking to expedite fund disbursement to Andhra Pradesh to ensure timely completion of its Anganwadi centers? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आंगनवाड़ी केंद्र जो मिशन पोषण 2.0 है, इसमें सरकार सुपोषित, स्वस्थ और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। महोदय, जो आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण की बात इन्होंने कही है, तो निश्चित रूप से अभी हमने जो स्वीकृति दी है उसकी राशि वो प्रक्रिया में है, वो राशि जाएगी। और इसके अलावे भी अगर आंध्र प्रदेश की बात अगर हम करें तो आंध्र प्रदेश में लगभग जो 55,000 आंगनवाड़ी केंद्र है, उनमें से शौचालय की सुविधा लगभग 54,000 में है, जिसकी सुविधा दी गई है। पेयजल की सुविधा 54,000 में है, शौचालय 47,000 में है, बिजली की सुविधा 51,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में है, किचन 47,000 में है। और अब तक सक्षम आंगनवाड़ी के तहत 9,958 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो सक्षम आंगनवाड़ी में 705 करोड़ से ज़्यादा 23-24 में और 24-25 में 521 करोड़ से ज़्यादा की राशि की स्वीकृति दी गई है। और निश्चित रूप से जो आंगनवाड़ी केंद्र की बात कर रहे हैं तो मनरेगा के तहत भी लगभग 9,425 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है। और शेष चूँकि ये जब भी प्रस्ताव आता है तो उसके आधार पर हम देते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, जो हमारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0, जिसके तहत कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसको हम विकसित करें, समृद्ध करें और हर तरह से उसको सुविधा उसकी उपलब्ध कराएं। Honorable Speaker, మాకు 2 అయిపోయాక ఆయనకి ఇస్తాను.
Honorable Speaker, Andhra Pradesh is suffering with the problems of nutrition and infrastructure and for the salaries of the staff working there. It is commendable that under the Saksham Anganwadi initiative, over 92,000 Anganwadi centers across the country have been approved for upgradation. However, it is observed that while the national average for upgradation stands at around 6.5% of Anganwadi centers per state, Andhra Pradesh lags behind with only 5% of the centers selected for upgradation, which is below the national benchmark. Therefore, I would like to ask the Honorable Minister, will the government consider selecting a higher number of Anganwadi centers from Andhra Pradesh for upgradation under this initiative? Thank you. अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे पहले ही कहा कि जो राज्य सरकार से जो प्रस्ताव आते हैं उस प्रस्ताव की स्वीकृति हम देते हैं और ये डिमांड ड्रिवन है। जैसे जैसे सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम सक्षम आंगनवाड़ी में भी जो प्रस्ताव आया उसकी स्वीकृति हमने दिया है और इसके अलावा भी मनरेगा के तहत जो कन्वर्जन स्कीम है उसमें भी अभी हमने 1800 के लगभग उसकी स्वीकृति हमने दे दी है। तो आने वाले समय में फिर जो प्रस्ताव आएगा निश्चित रूप से उसमें हम विचार करेंगे। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर